चैप्टर 4 परमाणु संरचना पर ब्रीफिंग दस्तावेज कार्यकारी सारांश। ये दस्तावेज परमाणु संरचना की आधुनिक समझ के विकास का एक व्यापक संश्लेषण प्रस्तुत करता है, जो डाल्टन के अविभाज्य परमाणु के सिद्धांत से परे की यात्रा का वर्णन करता है। मुख्य निष्कर्षों में उपपरमाण्विक कणों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज शामिल है, जिसने परमाणु मॉडल की एक श्रृंखला को जन्म दिया। जे टॉमसन के प्लम पुडिंग मॉडल ने परमाणु की तटस्थता की व्याख्या की, लेकिन रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा इसे प्रतिस्थापित कर दिया गया, जिसने एक छोटे, घने, धनावेशित नाभिक के अस्तित्व को उजागर किया। रदरफोर्ड के मॉडल की अस्थिरता की सीमाओं को दूर करने के लिए नील्स बोर ने असतत ऊर्जा स्तरों या कक्षाओं की अवधारणा पेश की, जिसमें इलेक्ट्रॉन ऊर्जा विकीर्ण किए बिना परिक्रमा करते हैं। दस्तावेज में बोर बरी स्कीम के तहत विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण के नियमों का विवरण दिया गया है, जो तत्वों की संयोजकता या संयोजन क्षमता को निर्धारित करता है। परमाणु संख्या, प्रोटॉन की संख्या और द्रव्यमान संख्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग, को मौलिक गुणों के रूप में परिभाषित किया गया है। अंत में, ये समस्थानिकों, समान परमाणु संख्या, भिन्न द्रव्यमान संख्या, और संभारिकों, भिन्न परमाणु संख्या, समान द्रव्यमान संख्या, की अवधारणाओं की पड़ताल करता है और परमाणु रिएक्टरों, कैंसर के उपचार और घेंघा रोग के इलाज में समस्थानिकों के महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों पर प्रकाश डालता है। 1. परिचय। अविभाज्य परमाणु से परे 19वीं शताब्दी के अंत तक वैज्ञानिक समुदाय के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती परमाणु की आंतरिक संरचना और उसके गुणों को समझना था। डाल्टन द्वारा प्रतिपादित ये धारणा कि परमाणु अविभाज्य होते हैं, स्थिर विद्युत और विभिन्न पदार्थों द्वारा विद्युत चालन के अध्ययन से मिले संकेतों के कारण सवालों के घेरे में आ गई। ये स्पष्ट हो गया कि परमाणु वास्तव में विभाज्य हैं और आवेशित कणों से बने हैं। इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य इन उपपरमाण्विक कणों की प्रकृति, परमाणु के भीतर उनकी व्यवस्था और उन विभिन्न मॉडलों को समझना है जिन्होंने हमारी वर्तमान समझ को आकार दिया है। 2. परमाणु के मूल घटक, उपपरमाण्विक कण। परमाणु 3 मुख्य प्रकार के उपपरमाण्विक कणों से बना है: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जे टॉमसन द्वारा खोजा गया। यह एक ऋणावेशित कण है। इसका द्रव्यमान नगण्य माना जाता है और इसका आवेश -1 लिया जाता है। इलेक्ट्रॉनों को परमाणु से आसानी से निकाला जा सकता है। प्रोटॉन 1886 में गोल्डस्टीन ने केनाल रे नामक एक नए विकिरण की खोज की जो धनावेशित था। इसने अंततः दूसरे उपपरमाण्विक कण, प्रोटॉन, की खोज का मार्ग प्रशस्त किया। प्रोटॉन धनावेशित होते हैं, जिनका आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर लेकिन विपरीत, जोड़ 1, होता है। इनका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन की तुलना में लगभग 2000 गुना अधिक होता है और इसे एक इकाई माना जाता है। प्रोटॉन परमाणु के सबसे भीतरी भाग, नाभिक में स्थित होते हैं। न्यूट्रॉन 1932 में जे चैडविक द्वारा खोजा गया। यह एक अनावेशित, तटस्थ कण है जिसका द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के बराबर होता है। हाइड्रोजन को छोड़कर ये सभी परमाणुओं के नाभिक में पाया जाता है। परमाणु का कुल द्रव्यमान मुख्य रूप से नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग द्वारा निर्धारित होता है। 3. परमाणु मॉडल का विकास। परमाणु के भीतर उपपरमाण्विक कणों की व्यवस्था को समझाने के लिए कई मॉडल प्रस्तावित किए गए। 3.1 टॉमसन का परमाणु मॉडल। जे टॉमसन ने परमाणु संरचना से संबंधित पहला मॉडल प्रस्तुत किया, जिसकी तुलना क्रिसमस केक या तरबूज से की जाती है। अवधारणा।
परमाणु एक धनावेशित गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन सूखे मेवों या तरबूज के बीज की तरह धंसे होते हैं। मुख्य प्रस्ताव 1. परमाणु एक धनावेशित गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें धंसे होते हैं। 2. ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं, इसलिए परमाणु वैद्युतीय रूप से उदासीन होता है। सीमा: यद्यपि यह मॉडल परमाणु की उदासीनता की व्याख्या करने में सफल रहा, लेकिन यह अन्य वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोगों के परिणामों को समझाने में विफल रहा। 3.2 रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने ये जानने के लिए एक प्रयोग किया कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर कैसे व्यवस्थित होते हैं। अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। तेज गति से चल रहे धनावेशित अल्फा कणों, द्विआवेशित हीलियम कण, को सोने की एक बहुत पतली पन्नी, लगभग 1000 परमाणुओं के बराबर मोटी, पर टकराया गया। अवलोकन 1. अधिकांश अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सोने की पन्नी से सीधे निकल गए। 2. कुछ कण बहुत छोटे कोनों से विक्षेपित हुए। 3. आश्चर्यजनक रूप से प्रत्येक 12,000 कणों में से एक कण 180 डिग्री पर विक्षेपित होकर वापस आ गया। रदरफोर्ड का निष्कर्ष। रदरफोर्ड के अनुसार ये परिणाम उसी प्रकार अविश्वसनीय था जैसे अगर आप एक 15 इंच के तोप के गोले को टिश्यू पेपर के टुकड़े पर मारते हैं और वह लौटकर आपको ही चोट पहुंचाता है। प्रयोग के परिणाम। 1. परमाणु का अधिकांश भाग खाली है, क्योंकि अधिकतर अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं। 2. परमाणु में धनावेशित भाग बहुत कम जगह में केंद्रित है, क्योंकि बहुत कम कण विक्षेपित होते हैं। 3. परमाणु का संपूर्ण धनावेशित भाग और द्रव्यमान एक बहुत छोटे आयतन में सीमित है, जिसे नाभिक कहा जाता है। नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से 10 गुना छोटी होती है। मॉडल की विशेषताएं। 1. परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है जिसे नाभिक कहते हैं, और परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान इसी में होता है। 2. इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। सीमा: वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाता हुआ इलेक्ट्रॉन त्वरित होगा और त्वरण के दौरान ऊर्जा विकीर्ण करेगा। इस प्रकार ऊर्जा खोकर वह अंततः नाभिक से टकरा जाएगा, जिससे परमाणु अस्थिर हो जाएगा। हालांकि हम जानते हैं कि परमाणु स्थायी होते हैं, यह मॉडल परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सका। 3.3 बोर का परमाणुिक मॉडल। नील्स बोर ने रदरफोर्ड के मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए निम्नलिखित अवधारणाएं प्रस्तुत की। मुख्य अभिगृहीत। 1. इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें विविक्त कक्षा डिस्क्रीट ऑर्बिट कहते हैं। 2. जब इलेक्ट्रॉन इन विविक्त कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है। ऊर्जा स्तर एनर्जी लेवल्स। इन कक्षाओं या कोशों को ऊर्जा स्तर कहा जाता है। इन्हें के, एल, एम, एन अक्षरों या 1, 2, 3, 4 संख्याओं द्वारा दर्शाया जाता है। यह मॉडल रदरफोर्ड के मॉडल की तुलना में अधिक सफल था। 4. इलेक्ट्रॉन विन्यास और संयोजकता। 4.1 कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन वितरण। बोर-बरी स्कीम। बोर और बरी ने विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण के लिए निम्नलिखित नियम प्रस्तुत किए। 1. किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को सूत्र 2n वर्ग से दर्शाया जाता है, जहां n कक्षा की संख्या या ऊर्जा स्तर है। के कोश n equals 1, 2 गुना 1 to the power of 2 equals 2 इलेक्ट्रॉन। l कोश n equals 2, 2 गुना 2 to the power of 2 equals 8 इलेक्ट्रॉन। m कोश n equals 3, 2 गुना 3 to the power of 2 equals 18 इलेक्ट्रॉन। n कोश n equals 4,
2 गुना 4 टू द पावर ऑफ 2 इक्वल्स 32 इलेक्ट्रॉन। 2 सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। 3 किसी परमाणु के दिए गए कोश में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेते जब तक कि उससे पहले वाले भीतरी कक्ष पूर्ण रूप से भर नहीं जाते। 4.2 संयोजकता वैलेंसी। संयोजकता एक परमाणु की संयोजन शक्ति है। संयोजकता इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अष्टक नियम परमाणु अपने बाह्यतम कक्ष को पूरी तरह से भरने 8 इलेक्ट्रॉन, जिसे अष्टक कहते हैं, का प्रयास करते हैं ताकि वे रासायनिक रूप से स्थिर हो सकें। यह इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी उन्हें ग्रहण करने या उनका त्याग करने से होता है। निर्धारण यदि बाह्यतम कक्ष में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हैं, जैसे लिथियम, मैग्नीशियम, एल्यूमीनियम, तो तत्व इन इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है और उनकी संयोजकता क्रमशः 1, 2 और 3 होती है। यदि बाह्यतम कक्ष लगभग भरा हुआ है, जैसे फ्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन, तो परमाणु अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। फ्लोरीन की संयोजकता 8, 7 = 1 होगी। 5 मौलिक परमाणु गुण 5.1 परमाणु संख्या Z किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। ये किसी तत्व को परिभाषित करती है, क्योंकि एक तत्व के सभी परमाणुओं में प्रोटॉन की संख्या समान होती है। उदाहरण हाइड्रोजन के लिए Z = 1, कार्बन के लिए Z = 6। 5.2 द्रव्यमान संख्या A एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। नाभिक में स्थित इन कणों को न्यूक्लियॉन भी कहते हैं। उदाहरण कार्बन का द्रव्यमान 12U है क्योंकि इसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। 6 + 6 = 12। प्रथम 18 तत्वों का संयोजन तत्व का नाम प्रतीक परमाणु संख्या प्रोटॉनों की संख्या न्यूट्रॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉन वितरण K L M N संयोजकता हाइड्रोजन H1 1 1 1 1 हीलियम He2 2 2 2 2 0 लिथियम Li3 3 4 3 2 1 1 बेरिलियम B4 4 5 4 2 2 2 बोरान B5 5 6 5 2 3 3 कार्बन C6 6 6 6 2 4 4 नाइट्रोजन N7 7 7 7 2 5 3 ऑक्सीजन O8 8 8 8 2 6 2 फ्लोरीन F9 9 1 O9 2 7 1 नियॉन ने 1 0 1 0 1 0 1 0 2 8 0 सोडियम ना 1 1 1 1 1 2 1 1 2 8 1 1 मैग्नीशियम Mg 1 2 1 2 1 2 1 2 2 8 2 2 एल्यूमिनियम Al 1 3 1 3 1 4 1 3 2 8 3 3 सिलिकॉन C1 4 1 4 1 4 1 4 2 8 4 4 फॉस्फोरस P1 5 1 5 1 6 1 5 2 8 5 3 5 सल्फर S1 6 1 6 1 6 1 6 2 8 6 2 क्लोरीन Cl 1 7 1 7 1 8 1 7 2 8 7 1 ऑर्गन 1 8 1 8 2 2 1 8 2 8 8 0 6 परमाणुविक भिन्नताएं 6.1 समस्थानिक आइसोटोप्स परिभाषा एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है समस्थानिक कहलाते हैं। इनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है।
उदाहरण: हाइड्रोजन, प्रोटियम H, ड्यूटेरियम वर्ग H, ट्राइटियम घन H, कार्बन वर्ग C और C, क्लोरीन घन Cl और घन Cl। गुण: समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं लेकिन भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। औसत परमाणु द्रव्यमान: यदि कोई तत्व समस्थानिक रूपों में मौजूद है तो उसका परमाणु द्रव्यमान उसके प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले समस्थानिकों के औसत द्रव्यमान के बराबर होता है। उदाहरण के लिए, प्रकृति में क्लोरीन घन Cl और घन Cl के 3:1 अनुपात में पाया जाता है। इसलिए इसका औसत परमाणु द्रव्यमान 35.5 U होता है। समस्थानिकों के अनुप्रयोग: यूरेनियम, इसके एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में होता है। कोबाल्ट, इसके समस्थानिक का उपयोग कैंसर के उपचार में होता है। आयोडीन, इसके समस्थानिक का उपयोग घेंघा रोग के इलाज में होता है। 6.2 संभारिक आइसबाज परिभाषा: अलग अलग परमाणु संख्या वाले तत्वों को जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है संभारिक कहा जाता है। उदाहरण: कैल्शियम परमाणु संख्या 20 और ऑर्गन परमाणु संख्या 18, दोनों की द्रव्यमान संख्या 40 है। इन दोनों के परमाणुओं में न्यूक्लियॉनों की कुल संख्या समान है। यहाँ स्रोत पर आधारित सारांश प्रश्न और उत्तर प्रारूप में दिया गया है। परम अणु संरचना और उपपरमाण्विक कण। प्रश्न 1, पदार्थ किनसे मिलकर बने होते हैं और 19वीं शताब्दी के अंत में वैज्ञानिकों के सामने क्या चुनौती थी? उत्तर: पदार्थ परमाणुओं और अणुओं से मिलकर बने होते हैं। 19वीं शताब्दी के अंत में वैज्ञानिकों के सामने सबसे बड़ी चुनौती परमाणु की संरचना और उसके गुणों के बारे में पता लगाना था। प्रश्न 2, परमाणु के अविभाज्य, अविनाशी होने की डाल्टन की धारणा कब गलत साबित हुई? उत्तर: डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु अविभाज्य और अविनाशी था, लेकिन जब ये पता चला कि परमाणु विभाज्य है और आवेशित कणों से बना है, तब ये धारणा गलत साबित हुई। आवेशित कणों, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज ने डाल्टन के सिद्धांत को गलत साबित कर दिया। प्रश्न 3, परमाणु के 3 मुख्य अवरपरमाणुक कण कौन से हैं और उनकी खोज किसने की? उत्तर: परमाणु के 3 अवरपरमाणुक कण हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ए, इसकी खोज जे थॉमसन ने की थी। प्रोटॉन पी जोड़, इसकी खोज ई. गोल्डस्टीन द्वारा 1886 में केनाल रे धनावेशित विकिरण की खोज के बाद हुई। न्यूट्रॉन एन, इसकी खोज जे चैडविक ने 1932 में की। प्रश्न 4, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सापेक्ष आवेश और द्रव्यमान क्या हैं? उत्तर: कण, आवेश, द्रव्यमान, इकाई, विवरण। प्रोटॉन पी जोड़ 1 धनावेशित 1 इकाई। इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा लगभग 2000 गुना अधिक होता है। इलेक्ट्रॉन ए -1 ऋणावेशित नगण्य, इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग 1/2000 गुना होता है। न्यूट्रॉन एन अनावेशित 1 इकाई, लगभग प्रोटॉन के बराबर। ये हाइड्रोजन को छोड़कर सभी परमाणुओं के नाभिक में होते हैं। परमाणु के मॉडल। प्रश्न 5, थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या था और इसके अनुसार परमाणु उदासीन क्यों होता है? उत्तर: थॉमसन ने परमाणु को एक धनावेशित गोला बताया, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्रिसमस केक में लगे सूखे मेवों या तरबूज में बीज की तरह धंसे होते हैं। चित्र 4.1।
थॉमसन ने प्रस्तावित किया कि ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं। इसलिए परमाणु वैद्युतीय रूप से उदासीन होते हैं। प्रश्न 6, रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग क्यों किया और उन्होंने सोने की पन्नी ही क्यों चुनी? उत्तर, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ये जानने के इच्छुक थे कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर कैसे व्यवस्थित हैं। उन्होंने सोने की पन्नी चुनी क्योंकि वह बहुत पतली परत चाहते थे। ये पन्नी लगभग 1000 परमाणुओं के बराबर मोटी थी। इस प्रयोग में उन्होंने तेज गति से चल रहे द्विआवेशित हीलियम कणों, अल्फा कणों, को सोने की पन्नी पर टकराया। प्रश्न 7, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के मुख्य परिणाम क्या थे? उत्तर, प्रयोग ने आशा के विपरीत परिणाम दिए। तेज गति से चल रहे अधिकतर अल्फा कण सोने की पन्नी से सीधे निकल गए। कुछ अल्फा कण बहुत छोटे कोण से विक्षेपित हुए। आश्चर्यजनक रूप से प्रत्येक 12,000 कणों में से एक कण 180 डिग्री पर विक्षेपित होकर वापस आ गया। प्रश्न 8, रदरफोर्ड के नाभिकीय मॉडल के मुख्य निष्कर्ष और लक्षण क्या थे? उत्तर, प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु के भीतर का अधिकतर भाग खाली है। परमाणु का संपूर्ण धनावेशित भाग और द्रव्यमान एक बहुत छोटे आयतन में सीमित है, जिसे नाभिक कहते हैं। लक्षण: I, परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है जिसे नाभिक कहा जाता है। E, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। E, नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफी कम होता है, 10 गुना छोटा। प्रश्न 9, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की मुख्य कमी क्या थी? उत्तर, यह मॉडल परमाणु की स्थिरता की व्याख्या नहीं कर सका। यदि कोई आवेशित कण वर्तुलाकार कक्षा में त्वरित होता है, तो वह ऊर्जा का विकिरण करेगा। इस प्रकार घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन ऊर्जा विकिरित करेगा और अंततः नाभिक से टकरा जाएगा, जिससे परमाणु अस्थिर हो जाएगा, जबकि हम जानते हैं कि परमाणु स्थायी होते हैं। प्रश्न 10, नील्स बोर ने परमाणु की संरचना के संबंध में क्या अवधारणाएं प्रस्तुत कीं? उत्तर, बोर ने रदरफोर्ड के मॉडल पर आपत्तियों को दूर करने के लिए अवधारणाएं प्रस्तुत कीं। 1, इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं, विविक्त कक्षा, में ही चक्कर लगा सकते हैं। 2, जब इलेक्ट्रॉन इन विविक्त कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है। इन कक्षाओं या कोशों को ऊर्जा स्तर कहते हैं और इन्हें K, L, M, N या संख्याओं 1, 2, 3, 4 द्वारा दर्शाया जाता है। इलेक्ट्रॉन वितरण, संयोजकता और संख्याएं। प्रश्न 11, बोर-बरी स्कीम के अनुसार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे होता है? उत्तर, बोर और बरी ने वितरण के लिए नियम प्रस्तुत किए। 1, किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या सूत्र 2n2, जहां n कक्षा की संख्या है, से दर्शाई जाती है। K कोश n = 1 में अधिकतम 2, L कोश n = 2 में 8, M कोश n = 3 में 18 और N कोश n = 4 में 32 इलेक्ट्रॉन। 2, सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। 3, कक्षाएं क्रमानुसार भरती हैं। इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेते जब तक कि उनसे पहले वाले भीतरी कक्ष पूर्ण रूप से भर नहीं जाते। प्रश्न 12, संयोजकता क्या होती है? उत्तर, संयोजकता परमाणु की संयोजन शक्ति है। ये किसी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा, संयोजकता इलेक्ट्रॉन वाली कक्षा, में अष्टक 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, ग्रहण या त्याग की संख्या होती है। उदाहरण, फ्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अष्टक पूरा करने के लिए 7 त्यागने की अपेक्षा 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना आसान है।
इसलिए इसकी संयोजकता 8-7=1 है। प्रश्न 13, परमाणु संख्या Z और द्रव्यमान संख्या A क्या है? उत्तर, परमाणु संख्या Z। एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। तत्वों को उनके प्रोटॉनों की संख्या के आधार पर परिभाषित किया जाता है। द्रव्यमान संख्या, एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों, न्यूक्लियॉनों की कुल संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। समस्थानिक और संभारक। प्रश्न 14, समस्थानिक आइसोटोप्स क्या होते हैं? उत्तर, समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु होते हैं जिनकी परमाणु संख्या Z समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। उदाहरण, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, प्रोटियम 11H, ड्यूटेरियम 12H और ट्राइटियम 13H। क्लोरीन के समस्थानिक 3517 Cl और 3717 Cl हैं। समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं लेकिन भौतिक गुण अलग-अलग होते हैं। प्रश्न 15, समस्थानिकों के 3 मुख्य उपयोग क्या हैं? उत्तर, कुछ समस्थानिकों के विशेष गुण होते हैं जिनका उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में होता है। 1. यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी एटॉमिक रिएक्टर में ईंधन के रूप में होता है। 2. कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग होता है। 3. घेंघा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग होता है। प्रश्न 16, संभारक आइसोबार्स क्या होते हैं? उत्तर, संभारक वे परमाणु हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है लेकिन परमाणु संख्या भिन्न होती है। उदाहरण, कैल्शियम परमाणु संख्या 20 और ऑर्गन परमाणु संख्या 18। इन दोनों तत्वों की द्रव्यमान संख्या 40 है। प्रश्न 17, यदि किसी परमाणु में 8 इलेक्ट्रॉन और 8 प्रोटॉन हो तो परमाणु संख्या और आवेश क्या होगा? उत्तर, परमाणु संख्या Z प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, इसलिए परमाणु संख्या 8 होगी। B, चूंकि इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेश और प्रोटॉन धनात्मक आवेश की संख्या समान 8 है, इसलिए आवेश संतुलित हो जाएगा और परमाणु का कुल आवेश 0 होगा, परमाणु उदासीन होगा। जटिल तथ्य को स्पष्ट करने के लिए सादृश्य, परमाणु के विभिन्न मॉडलों को समझना एक इमारत की योजना को समझने जैसा है। थॉमसन का मॉडल एक शुरुआती सामान्य लेआउट जैसे केक में मेवे देता है जो बताता है कि धनात्मक और ऋणात्मक हिस्से एक साथ हैं, लेकिन यह नहीं समझाता कि वे कैसे व्यवहार करते हैं। रदरफोर्ड का मॉडल तब आता है और कहता है कि लगभग सारा द्रव्यमान एक छोटे से मजबूत केंद्र नाभिक में केंद्रित है, जैसे एक बड़े खुले मैदान में एक छोटा सा पत्थर। लेकिन इस मॉडल में स्थिरता की कमी थी, जैसे कि पत्थर चारों ओर घूमने वाली वस्तु को क्यों नहीं खींच लेता। अंत में बोर का मॉडल एक निश्चित संरचना प्रस्तुत